हेलो एवरीवन। जय हिंद। लास्ट ईयर की लास्ट वीडियो में हमने आपको 105 क्वेश्चन तक का सॉल्व करवाया था। 106 क्वेश्चन से आइए स्टार्ट करते हैं। 106 क्वेश्चन से आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि 4800 रुपये थे। 4800 रुपये थे। उसको जो है पी क्यू आर को इस प्रकार बांटा गया है कि पी का हिस्सा, इसमें एप्टीट्यूड में एक खासी बात है कि आप जो है पूरे क्वेश्चन को एक साथ मत पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और उसको लिखते जाइए। तो क्या बोल रहा है? पी का हिस्सा, तो पी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर के हिस्से का 5/11वां हिस्सा है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये सीरियल लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, एकदम इजीली इसको कैसे सॉल्व करें वो आपको हम दिखाते हैं। तो ये हो गया एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहता है कि क्यू का हिस्सा आर एवं पी के हिस्से का 3/13 है। तो अब इससे इससे जो है एक चीज ये सोचिए कि हम इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, पी बटा क्यू प्लस आर इक्वल टू 5/11। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो पी की वैल्यू है वो 5, क्यू प्लस आर की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू है 5, क्यू प्लस आर की वैल्यू है 11। हम ऐसा इसलिए इसको कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हमको जो इसका आर का हिस्सा निकालना है, तो जब तक हम पी क्यू आर का रेशियो नहीं निकाल लेंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको टोटल का सम दिया हुआ है। अगर सम दिया हुआ है और रेशियो अगर हमको ये पता चल जाए कि पी क्यू आर को क्या हिस्से में बांटा गया है तो हम इजीली निकाल लेंगे, इसीलिए हम इतनी मगजमारी कर रहे हैं। अब देखिए, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं Q इक्वल टू आर प्लस पी इक्वल टू 3/11। तो अब आप देखिए Q इक्वल टू, इससे आप ये समझिए कि अगर ऐसा लिखा है तो इसका ये मतलब हुआ, ये चीज एकदम नोट कर लीजिए, इसका ये मतलब हुआ कि Q इक्वल टू 3 है। इसका ये मतलब हुआ, मतलब ऊपर वाला तो ऊपर वाला Q इक्वल टू 3 है, और R प्लस P इक्वल टू आर प्लस पी इक्वल टू 13 है। सॉरी 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 13 है ये। तो यहां से अब आपको पी पता है, क्यू पता है। अगर जो है आपको आर निकालना है तो आर के लिए पी की वैल्यू अगर आप यहां रख देंगे तो आर प्लस 5 इक्वल टू 13 हो गया। तो आर इक्वल टू 8 हो गया। तो यानी पी इक्वल टू 5 है, क्यू इक्वल टू 3 है और आर इक्वल टू 8 है। मतलब पी क्यू आर का जो रेशियो है वो आपका जो है 538 है। अब आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो आर की वैल्यू के लिए क्या होता है? आर की वैल्यू इक्वल टू आर का रेशियो। तो आर का रेशियो लिख लीजिए, प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों इंटू टोटल। टोटल रुपया कितना है? 4800। तो ये कितना है? आर आर है 8, टोटल है 5 प्लस 3 प्लस 8 मतलब 16। तो 16 × 4800 यानी 16 तिहाई 4800, 300 यानी 2400। आपका ये हुआ ऑप्शन डी। कितना आसानी से सॉल्व कर दिया। अब इसमें बीटेक एमटेक की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप ये सोचिए कि हमारा गणित कमजोर है, ये कमजोर है, अरे कुछ नहीं कमजोर है। जब तक आप इस टेक्निक को सीखेंगे नहीं कि इसका ये मतलब होता है कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है कॉमन सेंस। आपको उसी सवाल को आप बड़े मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे
क्यू का कुछ लोग ना होशियार लोग जो बहुत पढ़े होंगे बीएससी वीएससी, वो क्या होशियारी करेंगे, इस वैल्यू को इसमें रख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इधर उधर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर कुछ भी तुक्का मार के आ जाएंगे। इसलिए आप ये समझिए ये टेट लेवल का क्वेश्चन है, तो टीईटी वाला ही दिमाग लगाएं। आगे हम पढ़ते हैं, समय कम है और काम हमको ज्यादा करना है। 107वां क्वेश्चन, 107वां क्वेश्चन बोलता है कि दो ट्रेन है एक्स और वाई, ये जो है टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी का क्वेश्चन है, लेकिन आप हंसते हंसते सॉल्व कर देंगे। देखिए, आप समझिए, इस टेक्निक को समझिए। दो ट्रेन है एक्स और वाई, वो 80 किलोमीटर एक घंटे में, पर घंटे का मतलब होता है एक घंटे में 80 किलोमीटर चलती है, और एक घंटे में जो वाई है वो 90 किलोमीटर घंटे की औसत से चलती है। अब आप इस चीज को जो है लिख लीजिए कि इतने घंटे की औसत से चलता है। अब आप यहाँ एक चीज समझिए, एक फार्मूला होता है, चाल बराबर मतलब चाल मतलब स्पीड समझ लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। आप ऐसा समझिए कि अगर आपका जो है समय अगर ज्यादा लेंगे तो आपका जो है स्पीड वो कम हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग याद रखिए, v इक्वल टू डी बाई टी बोलते हैं, इतना ही आपको बस रटना है, मतलब रटना नहीं, समझ लेना, बस इसी पे ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो ये बोल रहा है कि जो आपका एक्स है, एक्स जो है इनके बीच की दूरी मतलब वी एक्स, इनके बीच की जो दूरी है वो समान है। तो जो एक्स है वो है आपका इसमें जो समय लग रहा है, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, ऐसा आप समझिए। तो दूरी इसमें सेम है तो डी सेम है, और जो एक्स की चाल है वो है 80, इसको लिख दीजिए, और जो वाई का समय है वो दूरी तो सेम है, उसका चाल है 90, इसको लिख लीजिए। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो जो आपका एक्स यात्रा के लिए मतलब एक्स की यात्रा के लिए मतलब टी एक्स इक्वल टू वाई से एक घंटा अधिक, मतलब वाई में एक घंटा जोड़ लीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो इसमें हम ये बोल रहे हैं टी एक्स इक्वल टू टी वाई प्लस 8 हो गया, तो अब टी अपान 80 इक्वल टू डी बाई 90 + 1। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, डी बटा 80 माइनस डी बाई 90 = 1। अब इसको 90 × 80 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 80 मतलब 10 बटा और यहाँ पे डी ऊपर रहेगा, 10/90 × 80, और ये एक जीरो इससे कटा, यानी डी इक्वल टू हो जाएगा 9×8 = 72, 720, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसमें क्या ही करना है, एकदम सिंपल सिंपल है। अब आप देखिए 108वां क्वेश्चन, इसके बाद क्या है, आपका एरिया चालू होगा पेडागॉजी। तो 107वें का जो है ऑप्शन है बी। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, हम इतना धीमा इसलिए आपको समझा रहे हैं कि एक एक चैप्टर है, अगर आप इसका वीडियो पढ़ेंगे 4-5 तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमारे इस आप क्वेश्चन के वीडियो को एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हम इतना धीरे धीरे सॉल्व करवा रहे हैं। अब आप एक चीज को समझिए, इसमें एक चीज को आप समझिए कि आपका ये जो
क्वेश्चन है वो है अगला है टाइम एंड डिस्टेंस से। अब टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है ये नहीं, ये है टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन अगर जो है आ जाता है तो आप एग्जाम में मुस्कुराइए। हम आपको ऐसा टेक्निक सिखाएंगे कि आप इसका क्वेश्चन ढूंढ के करेंगे। जिनका बैकग्राउंड नहीं है मैथ का, वो ये वीडियो उनके लिए वरदान होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आए कि ए बी सी मतलब तीन आदमी हैं, अगर किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो आइए इसको कैसे करते हैं। इसमें एक टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं कि ए करता है 20 दिन में तो 20 सामने लिख लीजिए। बी करता है 30 दिन में तो 30 को सामने लिख लीजिए। डी करता है सी करता है 60 दिन में, इसको सामने लिख लीजिए। इतने दिन में काम करता है। आप ये समझिए कि आप अपने घर में आप अपना घर बनवा रहे हैं। घर को बनवाने में जो टोटल ईंट लगेगी उसी को इस भाषा में कहते हैं टोटल वर्क। जैसे आप अपना घर बनवा रहे हैं या रही हैं, तो घर बनने में कितना ईंट लगेगा, अगर कोई तीन मजदूर मिलके उतनी ईंट को खत्म कर देते हैं, मतलब साज वाज के बना देते हैं, तो आपका काम हो गया। मतलब इतनी कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि टोटल वर्क कितना है, यानी टोटल कितने ईंट में हमारा काम हो जाएगा, तो आपका कुछ काम बन जाएगा। कि एक मजदूर 20 ईंट को उठाता है एक दिन में, बी जो है 30 ईंट को उठाता है एक दिन में, यही ये क्वेश्चन बोल रहा है। और सी जो है 60 ईंट को उठाता है एक दिन में। तो टोटल कितना ईंट उठाना है एक घर बनने के लिए, इसको कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने का नियम है कि जितना ये समय दिया है, मतलब 20, 30 और 60, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम निकालने का नियम ये होता है कि आप जो है इसको ऐसे लिखिए, फिर आप लिखिए कि ये किससे जा रहा है। तो 2 से ये जा रहा है तो 2 दशहियम 20 हो गया। ये जो है 15 हो गया, ये आपका 30 हो गया। और ये जो है 5 हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 छके 30 हो गया। देखिए जो लोगों का वीक है हम उन्हीं लोगों के लिए ये बता रहे हैं। बाकी कुछ लोगों को तो सीधे बोल देंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो दो एक कम दो, और ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 60, यानी इसका एलसीएम 60 हो गया। तो यही टोटल वर्क है। अब कुछ लोग क्या है, अगर जिनकी अच्छी है एलसीएम जानते हैं, तो 20, 30, 60 का टोटल 60 होता है। यही एलसीएम इसका टोटल वर्क हो गया, काम खत्म। इसका ये मतलब हो गया कि टोटल ईंट एक घर बनने में 60 ईंट लगेगा। तो अब आप एक बात बताइए, ए जो है एक दिन में 20 ईंट उठाता है, तो उसकी क्या इफिशियंसी है, मतलब उसकी क्या क्षमता है। उसकी जो है उसकी ये क्षमता है कि वो एक दिन में 20 तिहाई 60, वो मतलब तीन तीन उसकी इफिशियंसी हो गई। ये हो गई इफिशियंसी, ठीक है। और बी की इफिशियंसी क्या हो गई, तो 30 बटा 60, यानी इफिशियंसी हो गई 2। सी का क्या हो गया, सी की जो इफिशियंसी हो गई वो हो गई 1। तो अब आप देखिए, एक चीज को आप देखिए कि अब आपका जो आ, अब ये बोल रहा है, अब आपको निकालना है कि अगला बोलता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती, मतलब ए आता है चुपचाप, चुपचाप आता है, ए आया, उसने 3 ईंटा उठा लिया। आप ऐसा समझिए, उसकी इफिशियंसी है 3 ठो उठा लिया। उसके बाद पहला दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, वो क्या करता है, पहला दिन बीतता है तो 3 ईंटा उठाया, दूसरे दिन बीतता है फिर 3 ईंटा उठाया, लेकिन तीसरे दिन ये तीनों भाई साहब आ जाते हैं। तो ये 3 ईंटा अपना तो उठाता है, बी भी उठाता है 2, सी भी उठाता है 1।
तो तीसरे दिन क्या हो जाता है, तीसरे दिन हो जाता है आपका 6। तो 3 3 और तीसरे दिन 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ऐसे ही सोचिए कि तीसरे दिन जो ईंटा हट जा रहा है वो हट जा रहा है 6, 3 9, 3 12, मतलब 3 दिन में ईंटा हट जा रहा है 12। तो आप बताइए कि ऐसे ही जब फिर 3 दिन बीतेगा तो 12 ईंटा फिर हटा लेगा, ठीक है। फिर ऐसे 3 दिन बीतेगा तो फिर 12 ईंट हटा लेगा, ऐसे 60 ईंट हटाना है तभी इसका काम खत्म होगा। तो यानी एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पांचवी बार 12 पंचे 60, मतलब हर, मतलब पांचवी बार ये जो है 60 ईंट खत्म, काम खत्म। तो मतलब 3 दिन 3 दिन 3 दिन ऐसे 5 बार, मतलब 15 दिन। यही क्वेश्चन बोल रहा था, समझ गए। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता, ये तो बहुत ही हार्ड है क्वेश्चन इस लेवल के हिसाब से, लेकिन यही पूछता जो इस बार पेपर में पूछेगा, यदि तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में काम करेंगे। तो भैया 60 ईंटा हटाना है, इफिशियंसी है 3 + 2 + 1, तो 3 2 5 1 6, तो तीनों मिलके 10 दिन में कर लेंगे। और होशियार भाई साहब, अगर बी इस काम को अकेला करे तो कितने दिन में करेगा। ठीक है भैया, 60 ईंट हटाना है, बी की इफिशियंसी, क्षमता, मतलब उसकी औकात है 1 दिन में क्या 2, तो अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो 30 दिन में कर लेगा। ये देखिए वही चीज रिपीट हो रही है। तो इस मेथड से अगर आप करेंगे तो टाइम वर्क जो है आप इजीली कर ले जाएंगे। हमको लगता है आप लोग समझ गए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इसको डिटेल में समझा जाए तो आप कमेंट में लिखेंगे, तो हम आपको इसका एक जो है 10 10 15 15 मिनट का और हर टॉपिक पे छोटा छोटा वीडियो डाल देंगे, तो वो आपके लिए और जो है यूजफुल होगा। तो आइए हम अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। इसमें क्या बोलता है, एक क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ये है मैथमेटिकल पेडागॉजी। इसको करने के लिए आप कितनों पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें लगाएंगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन हर ऑप्शन में ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड नहीं लग सकता। जैसे कि पूछा जाए कि इंडिया की राजधानी क्या है, तो दिल्ली आपको समझ में आना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा। इसका ये मतलब हुआ कि कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल होते हैं उसमें ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड लग सकता है कि नहीं। ये क्या कह रहा है, हमेशा पेडागाजी के क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए, आपको आप इजीली शब्द को समझ जाएंगे। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, अगर वो आ गए तो उसी को ऑप्शन में टिक कर दिए। जैसे बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता बैंकिंग मॉडल का एग्जाम्पल है, विच स्किल डेवलप्ड बाय ए चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग मॉडल। तो बैंकिंग मॉडल में क्या होता है, बैंकिंग मॉडल में इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है कुछ जो है चेन ऑफ जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको उनको जो है मेमोराइज करना होता है, और उसके बाद उनको जो है बताना होता है। तो आप इस चीज को जो है याद कर लीजिए, तो आपको जो है थोड़ा सा ये यूजफुल होगा कि ये क्या होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि बैंकिंग मॉडल में तथ्यों को याद करते हैं, फिर उनके फैक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। इस मेथड को किसने दिया था, ये देखिए, इस मेथड को पाओलो फेरारी ने दिया था। तो देखिए, एक ही चीज आप पढ़ेंगे उससे देखिए दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इसके बारे में आप इसी को चुपचाप कॉपी में नोट कर लीजिए कि बैंकिंग मॉडल क्या होता है। तो ऑप्शन सी हो गया, और इसमें ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। और इसको कौन दिया था, तो पाओलो फेरारी ने दिया था। अब इसमें फेरे ने दिया था। अब इसमें क्या पूछता है, पाओलो फेरो है डिस्कस वन ऑफ विच मॉडल ऑफ लर्निंग।
तो ये हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन बी, बैंकिंग मॉडल। तो आपको आई थिंक सब समझ में आया होगा। 110 का हो जाएगा बी। 111, 111 बोल रहा है, 111 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग मॉडल। अब देखिए, आपको मॉडल पढ़ना है, तो उसमें प्रोग्रामिंग मॉडल, बैंकिंग मॉडल, तो मतलब आप क्या करेंगे, मॉडल जो है किसी थ्योरी की बुक से उठा करके पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग मॉडल। तो इसमें जो है क्या होता है कि टू कीप द नॉलेज इन माइंड एंड टॉक अबाउट इट व्हेन नीड, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अगला ऑप्शन है, चिल्ड्रेन लर्न इन द सेम वे, लर्निंग स्पीड कैन बी डिफरेंट। ये बात सही है, इस मॉडल में सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं। ये बात तो आपको पता है कि कुछ बच्चे, स्टाइल तो सेम रहती है, लेकिन कोई होशियार होता है, जल्दी सीख जाता है। किसी के घर में इन्वायरमेंट अच्छा है, पापा अंग्रेज हैं, मम्मी अंग्रेज हैं, तो भैया वो अंग्रेजी सीख जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दो सही है। चिल्ड्रेन, तीसरा है, चिल्ड्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। जहां भी एक्टिव आ जाए किसी भी पेडागोजी में, उसको आप टिक कर दीजिए। इस मॉडल में यही होता है कि जो है चिल्ड्रेन जो है एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, लर्निंग हैपेंस इन द पार्ट। ऐसा नहीं है कि इस मॉडल में ऐसा नहीं कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन दो और तीन होगा, ये होगा 11वें का ए। तो आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप द वर्किंग। अब देखिए, बच्चों का जो वर्किंग स्किल है वो क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसको आप देखिए। तो इसमें जो है सिंबॉलिक, कॉन्क्रीट और पिक्टोरियल। आप बात को आप समझिए, मतलब क्या होता है। तो इसका आप एक बात बताइए कि किसी भी बच्चे को सिंबल, सिंबल मतलब जैसे होता है पाई, थीटा, ये सब कहाँ से समझ में आएगा। जब तक वो बेचारा जीरो नहीं समझेगा, वो कहाँ से समझ पाएगा कि ये जीरो है। तो इसका मतलब जीरो एक क्या है, पिक्चर है। तो जीरो आखिरी में जो जो हो उसको काट दीजिए। ये जो है सिंबल के पहले आएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब हम आते हैं कि कॉन्क्रीट क्या होगा। तो एक मिनट रुक जाइए, सिंबल आ गया, सिंबल आखिरी में किसमें है, हाँ तो इसमें है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब आप देखते हैं कि कॉन्क्रीट क्या होता है, पिक्टोरियल हाँ। तो देखिए, ये जीरो क्या है, वो समझेगा कि गोला है। इसे अगर वो गोला समझ रहा है तो इसका मतलब है पिक्टोरियल है। जब वो बड़ा होगा तो उसको बताया जाएगा कि जीरो के अंदर एक ऐसे पाई खींच दीजिए तो सिंबल हो गया, तो ये हो गया थीटा का। तो पिक्टोरियल सिंबल हो गया। अब कॉन्क्रीट क्या होता है कि भैया कुछ नहीं, धोधे उसको बता दीजिए, जीरो है, एक है, दो है, मतलब कॉन्क्रीट मतलब रट्टाफिकेशन कि हाँ भैया ये जीरो है, ये एक है। तो ऑप्शन बी होगा। तो आप लोग समझे होंगे कि इसको कैसे करना है। आइए अगला हम आते हैं, 113। द स्टेटमेंट, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा प्रमेय, थ्योरम, वो क्या होता है, उसमें कथन होते हैं, फिर उसमें तर्क से उसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत है, ये रिपीटेड भी है, इसको आप समझ लीजिए। इसका ऑप्शन होगा डी, थ्योरम। 114वां क्वेश्चन क्या होता है,
मेथड टू रीच द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिटिव एंड सिमिलर एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। मतलब मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंच जाने वाला तर्क को क्या कहा जाता है? तो इसको जनरल लॉजिक, अब देखिए ये तो नहीं होगा, स्पेसिफिक लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि ये बार बार वो चीज रिपीट हो रही है। इसका जो है ये इंडक्टिव लॉजिक का डिफिनीशन ही होता है कि जो चीज आप बार बार अनुभव के आधार पर उस तरीके को पहुंच जाएं, उसको इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। ये भैया फैक्चुअल है, ये आपको एकदम किसी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। हम भैया आपको बताते जा रहे हैं कि क्या ऑप्शन इलिमिनेशन हो सकता है, किसमें फैक्चुअल हो सकता है। अब है 115वां क्वेश्चन। पर्पज ऑफ द पर्पज ऑफ द एक मिनट पर्पज ऑफ द असेसमेंट इन कंस्ट्रक्टिव क्लास आर। रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है। अब बताइए रचनावादी उद्देश्य क्या होता है, उसका क्या है? देख लेते हैं। देखिए भैया आप ये समझिए, जो हम लोग बचपन में जो लोग पढ़े हैं, तो हम लोगों को मैडम मारती थी और बहुत परेशान करती थी। रचनावाद जब से एनसीएफ 2009 आया, इसकी हम थोड़ी सी स्टोरी आपको बताते हैं। जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, ज्यादातर लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1997 से लेके 2001 तक का होगा। तो वो उन लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस तो होगा ही कि टीचर बहुत मारते थे। लेकिन जब से एनसीएफ 2009 आया और आपका आर्टिकल 21 ए में जोड़ा गया, ये भी क्वेश्चन होता है कि 1 से 5 तक किसी को मारना ही नहीं है। वो हम सीडीपी में आपको समझाएंगे, उसका यही पार्ट है। उसमें ये कहा गया कि बच्चों को रचनात्मक क्लास जो है दिया जाए। तो जो आपके बचपन में नहीं हुआ वही चीज रचनात्मक है, बस आप इससे समझ लीजिए। अब देखिए, अब आप समझ जाएंगे, हंसते हुए सॉल्व करेंगे। आप जब छोटे रहे होंगे तो कभी भी टीचर नहीं बोल आपको इंस्पायर किया होगा कि आप कुछ सोचिए। जैसे ही आप कुछ सोचने को उसने तो कहा ही नहीं होगा, आई होंगी मैडम लिख दी का से कबूतर, बस रटते रहिए। तो ये वाला भैया कंस्ट्रक्टिव मेथड है। ठीक है, अब देखिए थ्योरी से समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। टू हेल्प देम लर्निंग, कुछ मैडम अच्छी होती हैं, वो हेल्प करती हैं, ये भी जो है कंस्ट्रक्टिव का मेथड है। थर्ड, अब इसमें देखिए कि कौन सा नहीं हो सकता है। टू हेल्प, हेल्प शब्द आए तो वो होता है कंस्ट्रक्ट। इंस्पायर है, हेल्प है, आप इसको लिख लीजिए कहीं। इंस्पायर आए, हेल्प शब्द आए, वो होगा ही होगा। टू हेल्प टीचर टू अंडरस्टैंड हाउ आर दे थिंकिंग, वो ये भी होगा। अब देखिए चौथा क्या बोल रहा है, टू लेट द चिल्ड्रेन नो व्हाट दे कुड ना, बच्चों की को बताना कि क्या वे क्या नहीं सीख पाए हैं। ये डीमोटिवेशन है। भैया सीखने को तो अनंत चीजें हैं, कोई सर्वज्ञ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो जो भी चौथे ऑप्शन में हो उसको हटा दीजिए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए। ऑप्शन ए आंसर यही है, ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। समझ में आ गया? इसमें पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे होंगे पेडागोजी पढ़े, अरे भैया पेडागोजी आप पूरा पढ़ लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो तरीका नहीं लगा पाएंगे। मेरे तरीके से करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। वरना यूट्यूब पे एक मैडम है, साल भर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, साल भर पेडागोजी ही पढ़ाती हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि सीटेट या टीईटी मतलब केवल पेडागोजी होता है, और बेचारे जब वहां जाते हैं तब वो ठगे हुए महसूस होते हैं कि अरे ये तो 30 नंबर का है। तो मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ। पेडागोजी जो है कॉमन सेंस और ऑप्शन इलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है, वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो उसी चीज को आप सीखिए और एकदम शांत मन से, ये मत सोचिए 18 को बहुत कम समय है, कोई कम समय नहीं है। 5 साल भी तैयारी करेंगे तो भी आखिरी समय में हालत वही रहेगी। तो हम आपको बीच में मोटिवेट करते रहेंगे। इस वीडियो को आप देखते रहिए, आपका कंपटीशन निकल जाएगा। उसी दिन आप आकर के कमेंट
करिएगा कि हाँ आपके ही तरीके से निकल गया। आइए हम अगला क्वेश्चन, ज्यादा बकवास हम नहीं करेंगे, लेकिन क्या है बीच बीच में आपको मोटिवेट करते रहेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन सुनिए। देखिए इसमें से सही कथन आपको चुनना है। तो इंग्लिश में इसको पढ़िए, हिंदी में आप पढ़ लीजिए। आपको इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ वर्ड आते हैं जैसे हेल्प, इंस्पायर, ये आ गया तो सीधा टिक मार दीजिए। जैसे कंसेप्चुअल नॉलेज इन मैथमेटिक्स इज नेसेसरी ओनली फॉर द, देखिए जैसे ही करेक्ट आए इसको गोला कर लीजिए, तो जो इनकरेक्ट है उस पर टिक मार लीजिए। अब कहता है जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो केवल टीचर को चाहिए, ऐसा थोड़ी भैया। टीचर क्या स्टूडेंट को भी चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। चाइल्ड हैज मेमोराइज, जहां भी मेमोराइज शब्द आ जाए रोट लर्निंग, इसका पर्यायवाची होता है रोट, अरे पर्यायवाची बोल रहा हूँ, सिनोनिम्स होता है। मेमोराइज आ जाए, रोट आ जाए सीडीपी में, तुरंत ऑप्शन काट दीजिए, पढ़िए ही मत। रट्टाफिकेशन खत्म कर दिया गया है एनसीएफ 2009 के हिसाब से। हट जाइए, ऑप्शन पढ़िए ही मत आगे, ठीक है। सी, इट इज इनफ टू हैव प्रोसीजर नॉलेज फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न, गणित सीखने के लिए बच्चों को कोई ज्ञान, अरे भैया जब एबीसी 1 2 3 जब तक सिखाएंगे नहीं वो गोला से, तब तक कैसे सीख पाएगा। तो सी भी कट गया। ऑप्शन डी, अब एक ही ऑप्शन है इसी को अब देखिए बहुत लंबे में लिखा हुआ, हैविंग द नॉलेज ऑफ कंसेप्ट चिल्ड्रेन कैन फाइंड द प्रोसीजर टू सॉल्व देयर ओन, जैसे ही अपना मेथड आ जाए टिक कर दीजिए। ये सीडीपी का कुछ भैया तरीका है, मेमोराइज आ जाए, रोट लर्निंग आ जाए तो तुरंत ऑप्शन को हटाइए, इसे बोलते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। ये हकला सर का तरीका है, तो अपना नाम ना देते हुए हमने इसको नाम दिया है ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। बस लगाइए शान से। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, सबको आता होगा 1000 ग्राम, ठीक है, ये रट लीजिए, ये भी रोट लर्निंग है। 118, मिस्टेक्स ऑफ चिल्ड्रेन आर हेल्पफुल इन द लर्निंग हु हैज गिवन दिस थॉट। लो भैया बहुत सीडीपी कुछ लोग पढ़े हैं, एक दिल्ली की सुंदर सी मैडम हैं, तो बहुत पढ़ाती हैं साल भर, पियाजे पियाजे पियाजे। कुछ बच्चे सोचते हैं ये तो प्याज ही है, कुछ बच्चे सोचते हैं क्या है। तो इसमें ऑप्शन ये भैया कहते हैं पियाजे, कि बच्चा जो है लिटिल साइंटिस्ट है, सीखते सीखते सीखता है। तो ये भैया फैक्चुअल है, इसमें ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा, सॉरी। 108वें का क्या है, 118वें का, आठवां बोल रहा हूँ, 118वें का डी हो गया। 119वें का आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन मॉडल ऑफ लर्निंग। अब देखिए चुपचाप अपना बुक खोलिएगा, जो है कोई सी मॉडल ऑफ लर्निंग क्या है, उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको सीधा सीधा आपको समझ लेना है। रोट लर्निंग पे तो हम जोर नहीं देंगे, लेकिन क्या है कि आपको अब देखिए इसमें भी समझ लीजिए कि कुछ ऐसे शब्द आएंगे कि हो ही नहीं सकता। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मीन टू लर्न, सीखने का अर्थ क्या है इसकी समझ। एकदम बात सही है कि हमको क्या सीखना है। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो पहले ये सोचिए कि हम क्या हमको सीखना है, अंडरस्टैंडिंग शब्द जो है उसमें होना ही चाहिए, ये हो गया। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है कि उसका क्या नेचर है, क्या के लिए हम काम कर रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा, ये भी सही है। अब अंडर मॉडल ऑफ लर्निंग में जो है मेथड ऑफ लर्निंग जो है वो नहीं होता है, ये इसमें मेथड ऑफ लर्निंग के लिए अलग मॉडल है। चौथा क्या, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू चिल्ड्रेन लर्न, हाँ हमको ये सीखना है कि क्या जो है वो लोग किस मेथड, कैसे बच्चे सीखते हैं। तो 1 2 4 जिसमें आ रहा हो उसको टिक कर लीजिए। तो आपका ये काम है कि अपनी कॉपी पे आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन है 120वां, स्पेशलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्लास इज, फिर आगे देखिए
वही क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा की विशेषता। जैसे ही आपको ये रचनावादी शब्द आ जाए, आइडियलिस्टिक बातें हैं, जब बचपन में जो चीज आपके साथ नहीं हुई हो उसी को टिक मार दीजिए, हो गया। सीडीपी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, पढ़िए, टीचर हेल्प्स चिल्ड्रेन टू एक्सप्लेन। ठीक है। हाँ, रचनावादी कक्षा की विशेषता क्या है? तो बिल्कुल होना चाहिए कि टीचर हेल्प करे। हेल्प शब्द आ गए, हो गया। ऑप्शन इल्यूमिनेशन टेक्निक। हेल्प, टीचर हेल्प कर रहा है, टिक मार दीजिए, आगे बढ़िए। आइए, चिल्ड्रेन हैव इनफ अपॉर्चुनिटी। बच्चों के पास अभ्यास करने के प्राप्त अवसर होते हैं। नहीं, अभ्यास करना ही नहीं है, एक बार में समझ जाए। अभ्यास का मतलब बच्चों में रट्टू समझा जाता है, एक ही क्वेश्चन को 10 बार। छोटे, अब छोड़िए, स्टोरी लंबी हो जाएगी, क्या ही मैं बोलूं, बाद में बोलता हूँ। चिल्ड्रेन कैन डिस्कस एमंग देमसेल्फ। बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं, बिल्कुल, इसी को बोलते हैं प्ले स्कूल। ठीक है। टीचर प्रोवाइड्स लिबर्टी टू चिल्ड्रेन, बिल्कुल। तो 1, 3, 4 मतलब ऑप्शन सी सही हो गया, आ गया। तो आपको यही है आपका ये जो है सीडीपी का ये मतलब पेडागोजी का एरिया था। इसको हमने आपको इसी में ऑप्शन इलिमिनेशन टेक्निक सिखा दिया। पूरी सीडीपी ऑप्शन इलिमिनेशन से आप 22 से 24 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सबके लिए एक संदेश है, जो भी सीजीटीईटी दे रहे हों, मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करने के पहले एक सेंटेंस को दोहराता हूं कि आप लोग सीडीपी पे बहुत समय मत दीजिए। मैं इसके बाद ऑप्शन इलिमिनेशन टेक्निक पे आऊंगा। आप 24 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे और बहुत पढ़ लेंगे, तो 27 28 से ऊपर कोई नहीं कर पाएगा। तो आप किस पे समय देंगे? आप समय देंगे हिंदी पे, आप समय देंगे ईवीएस पे, सबसे ज्यादा समय दीजिए ईवीएस पे। उसके बाद जिसकी इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश पेडागोजी कर ले, समय मिला तो हम उसको भी कराएंगे। सीडी आपका जो भी पेडागोजी का एरिया है, हम ऑप्शन इलिमिनेशन टेक्निक से सिखा देंगे कि कैसे करते हैं, आप कर ले जाएंगे। उसके बाद आप ईवीएस के बाद इंग्लिश पे, और जिसका मैथ वीक है वो इस वीडियो को देखिए। सीडीपी एकदम आखिरी में करे। सीडीपी ऐसा चीज है, पूरा समुद्र है, पढ़ते रहिए, नहीं होता है। तो तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ओके, जय हिंद।